दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। आज सुनते हैं इंदौर के कहानीकार भुवनेश दशोत्तर जी की लिखी कहानी स्वांग। और सुना मैं रही हूँ हमेशा की तरह लोतिका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए बने रहें कहानी के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं स्वांग। चाय बन गई? किचन में काम करती शोभा से ये प्रश्न 5 मिनट में तीसरी बार शर्मा जी पूछ चुके थे। 9 बज रहे थे। सुबह से 2 बार चाय पी चुके थे। ये उनकी तीसरी चाय थी। रविवार था। आज ऑफिस जाकर किसी पर अफसरी का रौब तो झाड़ना नहीं था। सारी दिनचर्या आराम से चलने वाली थी। अखबार के पन्ने पलटे जा रहे थे। बेटियां रीमा और सीमा अभी ऊपर सो रही थी। ला रही हूँ कहते हुए शोभा ने उबले आलू अलग रखे। आलू के पराठे की फरमाइश के पहले ही वह सब तैयारी कर देना चाहती थी। रीमा और सीमा नीचे तैयार होकर आएंगी तो आलू के पराठे मांगेंगी। शर्मा जी चाहे जो फरमाइश कर सकते थे। लीजिए, कहते हुए शोभा ने चाय का कप टेबल पर रख दिया। एक चाय बनाने में तुमको कितनी देर लगती है? न जाने कब पति की बात समझने की अक्ल आएगी। कहते हुए शर्मा जी ने शोभा को ऐसे गुस्से में देखा कि चाय का कप ही शोभा के चेहरे पर फेंकने वाले हों। पराठे की तैयारी कर रही थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अभी आप नाश्ते में क्या लेंगे? तुमको कुछ अच्छा बनाना आता है? कुछ नहीं। हमारे कैंटीन का नाश्ता स्वादिष्ट होता है, पर क्या करो, संडे तो तुम्हारे भरोसे है। बना देना कुछ भी, जो अपनी लालियों को खिलाओ वही खिला देना। जाओ अब अपना काम निपटाओ, मुझे अखबार पढ़ने दो। कहते हुए शर्मा जी सोफे पर पसर कर अखबार में समा गए। शोभा मन ही मन कुलबुलाती किचन की ओर चल दी। संडे इन सब का, मेरा संडे कभी नहीं। सबकी फरमाइशें आज कई तरह की होने वाली थी। हर रविवार की तरह आज उसके लिए 2 गुना काम तैयार था। रोज़ की तरह आज भी 6 बजे उठ गई थी। झाड़ू पोछा स्नान पूजा कर वह 8 बजे किचन में पहुंच गई थी। बरसों से उसकी यही दिनचर्या थी। विवाह के 20 साल हो चुके थे। किसी भी काम के लिए काम वाली रखना शर्मा जी के नियमों के खिलाफ था। उनका मानना था कि काम वाली रखने से महिलाओं की सेहत खराब हो जाती है। घर के सारे काम खुद करने से घर में समृद्धि आती है। पत्नी घर की लक्ष्मी है, उसे घर में ही रहना चाहिए। शिक्षा का अर्थ नौकरी करना या महिला उद्यमी बन जाना नहीं है। शोभा ने एमए किया था। कॉलेज में हमेशा नंबर 1 पर आने वाली, नृत्य और गायन में ढेरों इनाम पाने वाली शोभा घर में सबसे नीचे के पायदान पर बिठा दी गई थी। उसके नृत्य करने वाले पैर नर्तन की गति भूल गए थे। उसका मधुर कंठ गीतों की जगह सिर्फ हाँ और सिर्फ हाँ का राग दरबारी बन चुका था। शर्मा जी को कोई भी तर्क नामंजूर था। जो उन्होंने कह दिया वह शाही फरमान होता था। उन्होंने बेटियों से ज़्यादा बात करने की आदत नहीं डाली थी। देर तक उनके पास बैठते भी नहीं थे। वे बेटियों के जन्म का सारा ठीकरा शोभा के माथे कई बार फोड़ चुके थे। वे हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते थे कि उन्हें शोभा जैसी पत्नी मिली। दूसरी होती तो बेटे ही होते। उनकी मान्यता थी कि बेटा नहीं तो सद्गति नहीं, वंश का नामो निशान नहीं। बेटियां तो पराए घर की अमानत है, बस उन्हें इस ज़माने में हिसाब से पढ़ा देना है और संभाल कर रखना है। यह संभाल कर रखना भी माँ की जिम्मेदारी होती है, पिता का इससे कोई वास्ता नहीं। शोभा अपने पति की हर आज्ञा का पालन बरसों से करती आ रही थी। शुरू में नानुकुर किया था तो उसका अंजाम पति के लात थप्पड़ों में भुगता था। माँ बाबूजी को कुछ कहने का साहस किया तो डोली में गई हो तो वहाँ अर्थी से ही निकलना है का अमर वाक्य सुनने को मिल गया था। इसलिए वह सारी महत्वाकांक्षाओं को बाहर कचरे के ढेर में फेंक घर की 4 दीवारी में सुकून ढूंढती रहती थी।
शोभा का कॉलोनी की महिलाओं से मेलजोल बढ़ाना भी शर्मा जी को पसंद नहीं था। शोभा खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें उसका बंगले से बाहर ज्यादा खड़े रहना, पड़ोसियों से गपशप करना सख्त नापसंद था। उनके लिए बाहर ज्यादा खड़े होने का अर्थ पड़ोसी पुरुषों को खूबसूरती दिखाने का आमंत्रण देना था। कुल मिलाकर अपने काम से काम रखो का एक अचूक मंत्र वे शोभा को दे चुके थे और वो उसको आत्मसात कर चलती चली जा रही थी। मेरा टॉवेल वगैरह बाथरूम में रख दिए? शर्मा जी ने अखबार को एक तरफ रख खड़े होते हुए पूछा। रखती हूँ, 5 मिनट दीजिए, सब्जी काट कर आ रही हूँ। पहले ही सोच लिया करो कि कब क्या करना है। अभी 11 बजे समिति वाले आने वाले हैं, तैयार रहना है। शोभा ने तरकारी एक ओर रखी और किचन से बेडरूम की ओर मुड़ गई। बाथरूम में टॉवेल आदि जमा कर निकली, तब तक शर्मा जी बेडरूम में आ चुके थे। मेरा सफ़ेद कुर्ता पायजामा निकाल देना। जी। शोभा ने अलमारी से कुर्ता पायजामा निकाल कर बाहर रख दिया और किचन की ओर चल दी। रीमा सीमा नीचे आकर सोफे पर पसर गई थी। क्या बनाया मम्मा? रीमा ने किचन की ओर चेहरा करते हुए पूछा। आलू के पराठे, तुम दोनों की पसंद। पहले चाय या पराठा, क्या लेना है? पहले चाय, फिर पराठा, चटनी, सीमा ने मोबाइल से खेलते हुए जवाब दिया। शोभा ने चाय बढ़ा दी, मन ही मन बड़बड़ा कर चल रही थी। लड़कियां इतनी बड़ी हो गईं, कॉलेज जा रही हैं, पर यह नहीं कि छुट्टी के दिन ही काम में माँ का हाथ बटा दें, बस ऑर्डर चलाती रहेंगी। ससुराल में जाकर मालूम पड़ेगा कि काम न करने पर क्या होता है। कितना ही समझाओ पर समझ नहीं आता। जवाब मिलते हैं, हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास नौकर चाकरों की भरमार होगी, हम तो बाहर की दुनिया में काम करेंगे, मज़े करेंगे, आपके जैसे घर में चकर घिन्नी बनने वाले नहीं। अब इन बातों का क्या जवाब? भगवान करे उनकी किस्मत ऐसी ही हो। चाय बन गई थी। शोभा चाय लेकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। अखबार की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि सीमा बोल पड़ी। अरे मम्मा, दिन भर है, कभी भी पढ़ लेना, अभी गरम गरम पराठा बना दो ना। बनाती हूँ, चाय पी लूँ? कहते हुए अखबार की ओर बढ़ता हाथ रुक गया। चाय पीकर वह फिर किचन की ओर चल दी थी। शर्मा जी तैयार होकर बैठक में आ चुके थे। आप लोगों की अभी चाय ही चल रही है, नाश्ता कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। 10 बज रहे हैं, 11 बजे समिति वाले आएंगे। अपनी माँ को भी बोलो अच्छी तरह तैयार हो जाए, नहीं तो रसोई से सीधी आ जाएगी। सफ़ेद झक कुर्ते पायजामे में उनका व्यक्तित्व और निखर आया था। उनका कद ऊंचा था, रंग गेहुआ, बरसों का अफसरी रुबाब उनके चेहरे पर रच बस गया था। रीमा और सीमा अपने कमरे में जा चुकी थी। नाश्ता कर शर्मा जी सोफे पर बैठे हुए ड्राइंग रूम को निहारने लगे। सब कुछ करीने से जमा हुआ था। कॉल बेल बजी। शर्मा जी ने घड़ी देखी, ठीक 11 बजे थे। शर्मा जी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने 3 महिलाएं और एक पुरुष खड़े थे। नमस्ते सर, हम नारी चेतना समिति से आए हैं। पुरुष ने पहल की। आइए, आप ही का इंतज़ार था। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया और अंदर आने का संकेत किया। बैठिए जी, कहते हुए शर्मा जी ने सभी को सोफे पर बैठने का अनुरोध किया। जी, पुरुष ने फिर पहल की। जी बिल्कुल, शर्मा जी मुस्कुराकर बोले। आप श्रीमती निशा सिंह जी हैं, हमारी समिति की अध्यक्ष। आप श्रीमती ऋचा जी हैं, समिति की सचिव हैं। आप श्रीमती कांति जी हैं, समिति का आर्थिक प्रबंध देखती हैं। और मैं विजय दुबे। इस औपचारिक परिचय के बाद निशा जी उठीं और उन्होंने ससम्मान शर्मा जी को निमंत्रण पत्र सौंपा। निशा जी के लैवेंडर की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को खुशनुमा बना रही थी। मैडम जी घर पर ही हैं? ऋचा जी कनखियों से अंदर के कमरे को देखते हुए शर्मा जी की ओर मुखातिब हुई। जी घर में ही हैं, आती ही होगी। शर्मा जी ने उधर देखा जहां से शोभा का आना संभावित था। शोभा ने कॉल बेल की आवाज़ सुन ही ली थी। वह उस समय तैयार हो रही थी।
जैसे तैसे हड़बड़ी में जो ठीक लगा वह पहन लिया था। काम में ऐसी उलझी कि सुबह से इस तैयारी का ख्याल ही नहीं आया। नमस्ते जी कहते हुए शोभा ने प्रवेश किया। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें पानी के ग्लास थे। वे सभी सम्मान में खड़े हो गए। अरे आप सब खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना, कहते हुए शोभा ने ट्रे टेबल पर रखी और शर्मा जी के पास वाले सोफे पर बैठ गई। एक बार फिर परिचय का दौर चला। विजय दुबे शर्मा जी को समिति के बारे में बता रहे थे। इधर सभी शोभा के साथ मशगूल हो गए। मैं चाय लाती हूँ, कहती हुई शोभा उठने को ही हुई। नहीं रहने दीजिए, फिर कभी, हम सब ने दुबे जी के यहाँ अब भी ली है। निशा जी ने शोभा को हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। शोभा जी आपको भी सर के साथ कार्यक्रम में आना है, सर का उद्बोधन भी होगा, निशा जी ने आग्रहपूर्वक कहा। उनके आग्रह में आत्मीयता झलक रही थी। शोभा ने शर्मा जी की ओर देखा, वहाँ तटस्थ भाव था। जी ज़रूर आऊँगी। शोभा ने यह सोचकर हाँ कर दिया कि नहीं ले जाएंगे तो बाद में कुछ बहाना बना दूंगी। अब हमें अनुमति दीजिए, कार्यक्रम में मिलते हैं, कहते हुए सब ने विदा ली। उनके जाने के बाद शर्मा जी की त्योरी चढ़ी हुई थी। तुमको हाँ कहने की क्या ज़रूरत थी, उनके कहने की देर थी बस। हाँ ज़बान पर ही बैठा था। शर्मा जी गुस्से में थे। मुंह पर मना कैसे करती, नहीं ले जाएंगे तो बाद में कुछ भी कारण बता दूंगी। अब क्या, अब तो ले जाना ही पड़ेगा, चलना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, कहते हुए शर्मा जी अंदर की ओर चल दिए। शोभा ने आमंत्रण पत्र देखा। कार्यक्रम अगले रविवार को था। वह जा पाएगी या नहीं ये शर्मा जी के हाथ में था। वह सोच रही थी, शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि खुद के निर्णय की कमान भी पति के हाथ में हो जाती है। खुद की अस्मिता बचती ही नहीं। चारों ओर से ऐसे स्वर उठते हैं कि खुद की स्वीकृति अस्वीकृति किसी अंधे कुएं में धकेलनी पड़ती है। विरोध की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मन से लेकर तन तक पर ऐसा अधिकार कि जैसा कहे वैसा सोचो, और मन हो न हो जब कहे तब शरीर को नुचवा लो। मायके की उछलती कूदती बिंदास बिटिया का यह कैसा हश्र है। मन का कुछ नहीं, मन के खिलाफ सब कुछ। इस कैद से छुटकारा नहीं। छोड़ो तो बच्चे सामने, समाज सामने बुरा उसे ही कहा जाएगा। पुरुष को दोषी कभी माना ही नहीं गया, न कभी माना जाएगा। जैसा भी है पति परमेश्वर है, उसके लिए व्रत पूजा अनुष्ठान किया जाना है। पुरुष के पक्ष में सब लोग खड़े हैं, नारी के पक्ष में सिर्फ नारे हैं, भाषण है। चौखट के भीतर की उसकी जिंदगी की कोई सुनवाई नहीं। उसके पक्ष की बात आते ही घर में सब बहरे बन जाते हैं। सब चाहते हैं कि वह कुछ न कहे, सहे और सहती चली जाए। उसे समझा दिया गया है कि ईश्वर ने उसे इसलिए बनाया है। त्याग, धैर्य और क्षमाशीलता जैसे गुण सिर्फ उसी के लिए हैं। बेटी, बहन, पत्नी, बहू, माँ और उससे जितने भी जुड़े रिश्ते हैं उन्हें उसे बखूबी निभाना है। मम्मा खाने में क्या बनने वाला है? सीमा ऊपर सीढ़ियों पर लगी रेलिंग से टिके ही पूछ रही थी। जो तुम कहो, पापा जी से भी पूछ लो। शोभा की आवाज़ से उसकी थकावट साफ नजर आ रही थी। वह थोड़ा आराम चाह रही थी। आखिर सारी उधेड़ बुन के बाद आयोजन में जाने के लिए शोभा ने नीली साड़ी तय कर ली। महीनों बाद घर से निकलने का अवसर मिला था। रिश्तेदारों के यहाँ विवाह के आयोजन में ही शर्मा जी सामाजिक शर्म के मारे ले जाते थे। किसी अन्य कार्यक्रम में उसे ले जाना उन्हें रास नहीं आता था। महिलाओं के लिए तो इसे वह समय की बर्बादी और अपनी खूबसूरती दिखाने का अवसर मात्र मानते थे। आयोजन का समय 11 बजे का था। शर्मा जी ड्राइंग रूम में तैयार बैठे थे। शोभा तैयार होकर बाहर आई। शर्मा जी ने नजर उठाकर देखा, नीली साड़ी में शोभा का गोरा रंग दमक रहा था। उसने हल्का सा काजल और हल्की सी लिपस्टिक डरते डरते लगा ली थी। वह शर्मा जी की मर्जी के खिलाफ जा रहा था। उसे डर था कि कहीं शर्मा जी उसका चेहरा न धुलवा दें। हो गई तैयार कि कुछ और श्रृंगार बाकी है?
शर्मा जी की तलखी में साथ ले जाने की अनिच्छा साफ नजर आ रही थी। जी तैयार हूँ, चल सकते हैं। ठीक है, उन दोनों को बोल दिया कि जा रहे हैं? जी बोल दिया। चलो मैं कार निकाल रहा हूँ। आयोजन में जाने की प्रसन्नता वह चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। भीतर ही भीतर खुशी को छुपाने की जी तोड़ कोशिश में चेहरे पर गंभीरता ओढ़े हुए थी। कार बाजार पार कर रही थी। सिग्नल पर वेणी बेचने वाला खड़ा था। वह बोलती इससे पहले ही शर्मा जी घूरते हुए बोल पड़े, अब वेणी की मत सोच लेना, चेहरा पोत लिया वही बहुत है। शोभा का मन हुआ कि कार को वहीं रुकवा दे, उतरे और घर चली जाए। मन ही मन गुस्से से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। इच्छा हो रही थी कि रुमाल से पूरे चेहरे को रगड़ रगड़ कर जो भी मेकअप किया है उसे मिटा दे। अपने आंसू बमुश्किल रोक पाई। अब कभी साथ नहीं जाऊंगी का निर्णय लेकर उसने स्वयं को संभाला। आयोजन स्थल आ गया था। निशा जी और दुबे जी बाहर ही मिल गए। ससम्मान उन्हें अंदर ले जाया गया। सभागृह फूलों की लड़ियों से खूबसूरती से सजाया गया था। फूलों की मिली जुली खुशबू से उसका मन झूम उठा। वह सोच रही थी काश यहाँ कोई नहीं होता और फिर वह इन फूलों की खुशबू में अकेली नाचती थिरकती झूमती रहती। न कोई देखने वाला होता, न कोई टोकने वाला। नाचती रहती तब तक नाचती रहती जब तक कि थक कर चूर न हो जाती। हेलो टेस्टिंग की माइक से आती आवाज़ ने जैसे उसके नाचने पर विराम लगा दिया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। सभागृह में नारी की पीड़ा को व्यक्त करते चित्र और नारी के पक्ष में लिखे पोस्टर लगे हुए थे। धीरे धीरे सभागृह आमंत्रितों से भर गया। दुबे जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। सभी का स्वागत करने के बाद समिति का परिचय और सेवाओं का विस्तृत विवरण दिया गया। समय समय पर करतल ध्वनि होती रही। शोभा शर्मा जी के उद्बोधन की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या बोलेंगे शर्मा जी? घर की स्त्री के खिलाफ रहने वाले यहाँ शब्दों का कौन सा खेल खेलेंगे? अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। दुबे जी ने शर्मा जी को सादर आमंत्रित किया। शर्मा जी ने माइक संभाला। शोभा बड़े चाव से शर्मा जी को सुन रही थी। शर्मा जी ने अपना उद्बोधन शुरू किया। देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा सादर नमन। समिति का आभारी हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया। यहाँ हम नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नारी सशक्तिकरण का अर्थ नारी में उस क्षमता को जगाना है जिससे अपने से जुड़े निर्णय वह स्वयं ले सके और सारे दकियानुसी बंधनों से मुक्त होकर अपने सपनों को पूरा कर सके, आसमान को छू सके। नारी के सशक्त होने से परिवार, गांव और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। नारी का, उसके विचारों का और उसके महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करना जरूरी है। आज नारी की भूमिका घर के अलावा बाहर की दुनिया में भी है। वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उसका आगे बढ़ते रहना जरूरी है। शोभा सुन रही थी। शर्मा जी नारी सशक्तिकरण के पक्ष में शब्द उछाले चले जा रहे थे। धीरे धीरे उनके शब्द उसके कानों से टकराना बंद होने लगे। शर्मा जी के चलाए सारे व्यंग बाण स्मृतियों में चुभने लगे थे। थप्पड़ों की लकीरें चेहरे पर खींचने लगी। धक्के खाना, इधर उधर गिरना, बचना, रीमा और सीमा का उसको संभालना, कातर नजरों से शर्मा जी को देखना, सब जीवंत होता चला जा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। उसने भी तालियों में अपनी ताली मिला दी। शोभा कुर्सी पर बैठी रही। वह स्मृतियों के दंश से उबरने की कोशिश कर रही थी।
शर्मा जी मंच पर बातचीत में तल्लीन थे। शोभा के पास बैठी महिला उसकी ओर उन्मुख हुई। आप मिसेस शर्मा हैं? जी। भाग्यवान हैं, इतने ऊंचे विचारों के पति मिले हैं। उनके बहुत प्रगतिशील विचार हैं। महिलाओं के प्रति पुरुषों की ऐसी सोच कम ही देखने को मिलती है। जी धन्यवाद, वे ऐसे ही हैं। वास्तव में वे नारी को बहुत सम्मान से देखते हैं। बोल तो दिया, पर अपने झूठ पर उसे खुद ही गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी यहीं क्यों नहीं शर्मा जी की सारी नारी सशक्तिकरण की बातों की धज्जियां उड़ा दूं, सारा मुखौटा नोच डालूं, सारे लोगों को चीख चीख कर बता दूं कि वह वैसे नहीं है जैसे दिख रहे हैं। पक्के सामंतवादी सोच के औरत को पैर की जूती समझने वाले क्रूर आदमी हैं। आइए मिसेस शर्मा, भोजन की ओर चलते हैं। महिला ने शोभा के कंधे पर हाथ रखा। शोभा चौंक गई। ओह हाँ, चलते हैं। बस शर्मा जी आ ही रहे हैं, उनके साथ ही चलते हैं। ठीक। शर्मा जी मंच से उतर रहे थे। शोभा देख रही थी कि अभिनेता अपना स्वांग उतार उसकी ओर चला आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।